हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला। सर, आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? तो आज की अगर मैं क्लास की बात करूं तो ऑलरेडी हमने दो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की, नेचर एंड स्कोप की बात की। एंड अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो उसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करी, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, अगर इस चैप्टर की बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है इसके तार पिछले वाले चैप्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। हाँ, सो स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप अब तक जो भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं उनमें आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल गई होगी। अच्छा, अगर इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पर। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आप तो वहां पे आप सीधा पीडब्ल्यू के ऐप पर लैंड करोगे और वहां पर जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है ना, जो हमारा बैच चल रहा है, वहां पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो अच्छा, अगर मैंने जैसा कि बोला आपसे इस चैप्टर की मैं बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम एक्चुअली अपने बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है इसके तार जुड़े हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से। कौन सा चैप्टर था भाई? उसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात की थी। अच्छा, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने देखा कि हमने अलग अलग अप्रोचेस से ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा। सबसे पहले आप देखोगे अर्ली कॉलोनियल अप्रोच की बात की हमने। फिर आप देखोगे उसके बाद जो अप्रोचेस हमने अलग अलग अप्रोचेस को वहां पे देखा, समझा, जाना। और वही एक अप्रोच थी हमारी जिसमें हमने अलग अलग थॉट्स को डेवलप कर लिया था। अब तक जो ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे तो एक्चुअली में उसमें आप देखोगे ना, ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ ही नहीं रहे थे। एक्चुअली हम फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हमने, हमने फिजिक्स डेवलप कर ली, हमने साइंस डेवलप कर ली, हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन वो डेटा किस काम का? जब तक वो इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल ना हो, इंसान के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल ना हो। तो ये जो एक तरीका था ज्योग्राफी को पढ़ने का, एक जो डीह्यूमनाइज्ड तरीका जो था, उस पर सवाल उठाए गए कि भाई इसका फायदा क्या है? सब तुम जो कर रहे हो उसका फायदा नहीं है। जब तक हम इसको अपनी ह्यूमन लाइफ पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तब तक वेस्ट ऑफ टाइम है, सब कुछ बेकार है। अब यहां पे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आए, है ना। उसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट था, इसको हम बोलते थे ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स। यहां पर इंसानों की वेलफेयर की बात की जाने लगी। बस वहीं से जो है चैप्टर शुरू होता है। तो देखो, हर चैप्टर के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैंने कुछ जो आपको ग्लिम्स हैं वो आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि जब हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात की कि भाई अब हमें इंसानों की भी बात करनी चाहिए, इंसानों के वेलफेयर की बात करनी चाहिए। अब तक यह था कि हम इंसानों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, इंसान को हमने सेंटर में रखा ही नहीं है। अब यहां पर हम इंसानों की बात करेंगे। जब तक तुम ज्योग्राफी को, जब तक किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, ज्योग्राफी नहीं, एक्स-वाई-जेड में किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, जब तक आप एक तरीके से उसको प्रैक्टिकल होकर नहीं पढ़ रहे हो, जब तक उसको रियल लाइफ में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तब तक उस सब्जेक्ट का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है जब तक आप लोगों का वेलफेयर भला ना कर पाओ, ठीक है ना। चले, तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें तो देखो, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन के बारे में बात की। अब पॉपुलेशन है किसकी भाई? लोगों की पॉपुलेशन है ना, ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। तो इनके भले के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो यहीं से हमारा चैप्टर जो शुरू होता है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर इतना ध्यान नहीं देते थे। अगर मैं 90s से पहले की बात करूं तो जो हमने एक अप्रोच को अपनाया था ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो उसमें आप देखोगे कि एक तरीके से हमने इनकम अप्रोच को अपनाया था। मतलब सिंपल सा है, जिन देशों के पास पैसा ज्यादा है, जिन देशों के पास मतलब आप एक तरीके से उनकी जो एवरेज इनकम है अगर वो हाई है तो इसका मतलब वो डेवलप्ड है, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच थी। फिर आप देखोगे कि 90s के बाद 80s 90s पे इस अप्रोच पर सवाल खड़े होने लग गए कि भाई ये कैसी अप्रोच है कि भाई जिसकी इनकम ज्यादा है, जिस पे पैसा ज्यादा है, जिस पे प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो डेवलप्ड कैटेगरी में आएंगे। मतलब जिसके पास पैसा है वो महान है। एक्चुअल में सही बात है, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ेंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में भाई कितना सारा पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वहां पे सब कुछ है। वहां पे पैसा भी लोगों के पास बहुत होता है। बट व्हाट अबाउट द फ्रीडम? वहां पे जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम नहीं है। और स्पेशली उनकी वुमेन की हम बात करें, उनके पास बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। तो वो पैसा किस काम का जो पैसा तुम्हें फ्रीडम ना दे सके? समझो थोड़ा सा कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं पैसे की बात करूं, मैं हेल्थ की बात करूं, मैं एजुकेशन की बात करूं। अगर आप सऊदी अरेबिया जाओगे तो बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे अनएजुकेटेड है, वहां पे पढ़े लिखे नहीं है, वो शेख हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, जब तक आपके पास एक है ना फ्रीडम नहीं है। जब मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं चॉइसेस की, कि आपके पास जब तक कोई उस लायक आपको बनाया ही नहीं गया कि आप अपनी चॉइसेस ले पाओ, आप खुद अपने पैर पे खड़े होकर अपने बारे में डिसीजन ले पाओ, तो ऐसा पैसे का फायदा क्या है? समझो। तो यहां पे आप देखोगे कि अब हमने जो एक तरीके से, जब मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट की, तो हम यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखोगे जो हमारी इनकम है वो आती तो है, बट इनकम ही मेन एक तरीके से मेन पैरामीटर नहीं होती। और यहीं पर हमने बात की है ह्यूमन डेवलपमेंट की। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पहली बात पढ़ रहे हो। आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था, क्लास 10th का चैप्टर है,
हर चीज आप पढ़ चुके हो, सारी बेसिक चीज आप पढ़ चुके हो। क्लास 10 का एक चैप्टर है, इसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी आपने कुछ इसी के बारे में बात की कि भाई डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एचडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो आप देखोगे पहले हमने उससे पहले वर्ल्ड बैंक जिस क्राइटेरिया पे निकालता है तो वो एवरेज इनकम पे निकालता है। बट फिर हमने ये भी सवाल उठाया कि भाई इनकम के अलावा कौन से गोल्स होते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स एक टॉपिक था, आपने पढ़ा होगा कि सर हमें तो पिछली क्लास का याद नहीं होता, आप पता नहीं कौन से टॉपिक के बारे में बात करते हो। डोंट वरी, मैं याद दिलाता हूं आपको। तो फिर एक कॉन्सेप्ट भी था वहां पे, फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा इनकम एंड अदर गोल्स, उसमें हमने देखा कि आपकी फ्रीडम, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, ये सारी चीजें मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, तो यहीं से हमारा जो है चैप्टर शुरू हुआ है। क्लियर होना, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, वो सारी जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, वो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके मेन जो टॉपिक्स हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मतलब ऑलमोस्ट हम चैप्टर में हर एक चीज को जो है कवर करेंगे बहुत शॉर्ट में। क्लियर होना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो एनसीईआरटी के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब लेके आया हूं मैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो सबसे पहले यहां पे वही बात की जा रही है, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर मैं बात करूं किसी भी देश की मैं बात करूं तो उनके जो लोग हैं, है ना, उनके जो लोग हैं वो रियल वेल्थ है। अब जैसे ये जो आपको एक्चुअली जो पूरा जो आपको लिखा हुआ मिला है ना, ये पूरा जो ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है ना, पिछले चैप्टर यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो यहां पे जो थोड़ा सा रिलेटेबल जो मेरे को लगा ना वो मैं लेके आ गया। ये आप नीचे वाला मत पढ़ना, बस ये वाला पढ़ो कि भाई किसी भी देश में जो लोग हैं वो उस देश का रियल वेल्थ है। अगर आप उनके ही डेवलपमेंट की बात नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि आप एट द एंड क्या होगा, एट द एंड आपके देश की जो इकोनॉमी है वो आगे कैसे बढ़ेगी सर? तो आपके देश की जो इकोनॉमी है वो आगे ऐसे बढ़ेगी जब आपके जो देश के लोग हैं वो एक तरीके से, है ना, आप उनके डेवलपमेंट पे काम कर रहे होगे, आप उनको एक तरीके से एसेट बनाने पे लगोगे, आप एक तरीके से ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करोगे। समझ में आ रहा ना? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल सा है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन, हेल्थ, इनकम की हम बात करें, अलग अलग फ्रीडम की हम बात करें, क्वालिटी की हम बात करें, इन सब पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने डिफरेंस देखा था, है ना। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, है ना। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव डेटा है एक तरीके से, इसको हम परसेंटेज नंबर्स में लेते हैं। ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है। बट जब मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमेशा तभी दिखाता है जब पॉजिटिवनेस होती है, जब एक तरीके से आपका एक तो पहली बात तो यह है कि डेवलपमेंट जो है ना वो एक तरीके से क्वालिटेटिव है। मतलब मैंने अगर बोला कि 2015 से 2019 के बीच में जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई, वो 20% बढ़ गई, तो आप बोलोगे ठीक है ग्रोथ हुई है, लेकिन क्या आप बोल सकते हो डेवलपमेंट हुआ है? अब डेवलपमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, क्या वहां पे इनकम बढ़ी है लोगों की, क्या वहां पे क्वालिटी बढ़ी है, क्या वहां पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनमें इंप्रूवमेंट आया है। अगर उनमें नहीं आया इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ तो हुई है बट डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप देखोगे डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए हमेशा ग्रोथ का इस्तेमाल करते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जब बात करता हूं व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। समझ में आया ना? तो यहां पे देखो पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो दे रखा है इसमें बस यही दे रखा है। क्लियर हुआ ना? तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ग्रोथ की बात करूं और डेवलपमेंट की बात करूं तो सिंपल सी बात है, इनमें दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटी सिर्फ एक ही है कि यहां पे चेंजेस की बात की जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी क्वालिटेटिव, इट मे बी क्वांटिटेटिव, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो हमारे ग्रोथ है वो क्या है सर, वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव है और एक तरीके से और वैल्यू न्यूट्रल। एक तरीके से आप एक तरीके से बात कर रहे हैं, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं जब मैं बात करता हूं ग्रोथ की, ठीक है। और आप देखोगे इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। और आप देखोगे कि जो चेंज हो रहा है ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि एक तरीके से इंक्रीज शो कर रहा है, और नेगेटिव भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ। मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब बात आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट को हमेशा हम क्वालिटेटिव चेंज के ले लेते हैं और आप देखोगे कि इसकी वैल्यू जो आती है हमेशा पॉजिटिव ही आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। जैसे मैं आपको बोलूं यार कि ठीक है कि आपकी जो हाइट थी पहले वो 5'10" थी और अब तुम 6 फुट की हो चुके हो, 6 फीट, नाउ यू आर 6 फुट, है ना, 6 फीट की हाइट है तुम्हारी। अब मैं बोल सकता हूं कि भाई तुम्हारी जो हाइट एक तरीके से पॉजिटिव ग्रोथ हुई है तुम्हारी। बट अगर आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, अगर आप जो है पहले भी पागल थे, पहले भी तुम्हारा दिमाग कम था थोड़ा सा, अब भी तुम्हारा दिमाग कम है, पहले भी तुम इमेच्योर थे अब भी तुम इमेच्योर हो, पहले भी तुम समझदार नहीं थे अब भी तुम समझदार नहीं हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये नहीं बोल सकता। समझ में आया? क्योंकि ये कुछ क्वालिटेटिव चीजें हैं। अब जैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया है, आप थोड़े से ग्रूम्ड हो गए हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ कि ग्रोथ तो हुई है, साथ के साथ आपका डेवलपमेंट भी देखने को मिला है।
समझे, ये परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा, आई गेस, है ना, काफी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे वही दे रखा है और आप देखोगे कि यहां पर डेवलपमेंट के बारे में यह बोला गया है कि डेवलपमेंट तब तक नहीं आता जब तक आप इंक्रीमेंट नहीं देखोगे। किसी भी चीज में जब तक इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तब तक आप कह ही नहीं सकते, यानी कि कुछ एडिशन, कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ एडिशन नहीं हो रहा, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तब तक आप बोल नहीं सकते कि भाई ये डेवलपमेंट हुआ है। एग्जिस्टिंग कंडीशन में कुछ इंक्रीमेंट हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ एडिशन हो, तभी आप बोल सकते हो कि भाई हां डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आया, हाँ है ना, इतनी चीजें आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही अच्छी बात है। सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंट तभी अगर होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ एक तरीके से आती है, येट, बट हां यहां पे फिर भी लिखा हुआ येट, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पॉजिटिव ग्रोथ हुई है डजंट ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा है। देखो यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसका मतलब अगर पॉजिटिव ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक तरीके से हमेशा डेवलपमेंट ही हुआ है। वही मैंने बताया कि लाइक फिर से एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि किसी भी कोई भी ए जगह है, यहां पे 2015 में जो पॉपुलेशन थी वो 1 लाख थी और 2020 में जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख हो गई, है ना। आप कहोगे सर ग्रोथ हुई है, बट मैं अगर बोलूं कि इस जगह पर ना ही कोई एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप हुई है यहां पर, ना ही कुछ भी डेवलप नहीं हुआ यहां पे लोगों की इनकम कम हो गई है, फ्रीडम है नहीं लोगों के पास, तो यहां पे ग्रोथ तो हुई है। बट यहां पे आप ये नहीं बोल सकते 1 लाख की ग्रोथ हुई, यहां पे कितने की 1 लाख, 1 लाख लोग जो है सीधे बढ़ गए, बट आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पे डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनमें तो बहुत ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव दिख रहा है वो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जहां पॉजिटिव ग्रोथ दिखे इट विल लीड टू द डेवलपमेंट, नहीं, गलत है। वहां पे ये भी हो सकता है कि एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ भी दिख रही है बट एट द सेम टाइम आपको वहां पे डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। सिंपल सी बात है, यहां पे ये बोला गया है, क्लियर हुआ ना। हाँ, आप देखोगे कि डेवलपमेंट आप देखोगे अगर व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, है ना, क्या बोला जा रहा है, क्वालिटी की बात की जा रही है, क्वांटिटी की बात नहीं की जा रही। हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की तो एक काउंटेबल नहीं है, ये हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे। ग्रोथ ऑलवेज टॉक अबाउट क्वांटिटी। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जैसे मैं बात करूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पहले आपके 50 नंबर आते थे, अब आपके 70 नंबर आ रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्या पता एट द सेम टाइम आपने कुछ सीखा ही ना हो, आपने सिर्फ रट्टा मारा हो, सिर्फ मगअप कर रहे हो, आप चीजों को रट्टा मार रहे हो, तो आपको मे भी हो सकता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, तो आप बोलोगे हाँ पहले आपके 50 नंबर आ रहे थे अब आपके 80 नंबर आ रहे हैं, बट एक्चुअली आपकी कुछ ग्रोथ नहीं, आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट कैसे नहीं हुआ आपका? क्योंकि आपने अपने आप को बदला ही नहीं ना, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपने सीधे सीधे चीजों को जो है मगअप किया है, आपने रटा है चीजों को, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। पूरे क्लास में आपने क्लास 12th में आपने टॉप भी क्यों ना कर लिया हो, आपके 95% भी क्यों ना आ गए हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ही नहीं, आपने सब कुछ रट्टा मारा है, जो कि मार सकते हो भाई, बहुत सारे लोग होते हैं उनका रट्टा बहुत अच्छा होता है, वो चीजों को मगअप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आगे जब आप कुछ भी एग्जाम दोगे यूपीएससी वगैरह का तो वो रटा हुआ सब भूल जाओगे आप। तो मैं नहीं बोल सकता कि आपका डेवलपमेंट हुआ है जब तक आपको नॉलेज नहीं आती। सिंपल सी बात है। आई होप अब मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको जो एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम। चलिए, ये पूरा एग्जांपल दे रखे हैं, है ना। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया था इसका पूरा एग्जांपल जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है वो दे रखा है, एक बार पढ़ लेना। वही जो बात मैंने बोली है वही सेम बात यहां पे लिखी हुई है। क्लियर हो ना? चलिए, क्लियर हो ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब हम यहां पे बात करेंगे कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का किस तरीके से लेवल बढ़ा, इसका दायरा कैसे बढ़ा, क्योंकि अभी तक हम 80s 90s की अगर हम बात करें उससे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे। ये तो 1990s की बात है जब हमारे दो बहुत बड़े जो इकोनॉमिक्स थे, डॉक्टर महबूब उल हक साहब और अमर्त्य सेन जी, इनको तो नोबेल प्राइज भी मिला था। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये जो दोनों के दोनों क्या थे, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स थे। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, महबूब उल हक साहब की और अमर्त्य सेन की, ये दोनों फ्रेंड थे। अब मैं बात करूं अगर महबूब उल हक साहब की, तो ये पाकिस्तान के थे, बट एक्चुअली ये अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। जब व्हेन वी डिडंट गेट द इंडिपेंडेंट, तो आप देखोगे कि उस टाइम पे ये जो महबूब उल हक साहब जो थे वो हमारे देश के ही एक तरीके से नागरिक थे, मतलब भारत के ही थे, क्योंकि यार आजादी से पहले तो हम सब एक ही थे, पाकिस्तान वगैरह। लेकिन हाँ, उसके बाद आप देखोगे कि जब बंटवारा हुआ, जब है ना हम सेपरेट हो गए, तो उसके बाद आप देखोगे कि ये पाकिस्तान की साइड चले गए। और हाँ, अमर्त्य सेन की हम बात करें तो ये बंगाल के थे। क्लियर हुआ ना? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों की एजुकेशन दोनों की ही इंडिया में हुई है एजुकेशन। हायर एजुकेशन की हम बात करें तो इनकी पाकिस्तान में हुई है, इनकी इंडिया में हुई है। उसके बाद ये हायर स्टडी के लिए और ज्यादा पीएचडी वगैरह करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आप देखोगे इन दोनों की पढ़ाई हुई है कहां पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये बात आपकी एक्चुअली बुक में नहीं दे रखी, बट हाँ मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बिकॉज थोड़ा सा कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़े हैं, अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी।
दोनों ने काफी अच्छे काफी मतलब अलग अलग बुक्स लिखी हैं, पेपर्स पब्लिश किए हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे 1990 की बात है, 1990 की है ना, लेट 90s की मैं बात करूं, 80s की बात करूं, आप देखोगे 1990 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इन्होंने क्या किया था, महबूब उल हक साहब ने यूएनडीपी के लिए काम किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम किया था, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते थे। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसको हम बोलते हैं एचडीआई। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया था, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं अमर्त्य सेन की, इन्होंने भी एक तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो दिए। इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की, बहुत सारी अप्रोचेज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, मतलब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इन दोनों का। अच्छा, इवन मैं बात करूं अमर्त्य सेन की, इनके बारे में तो और बताऊंगा मैं कि क्या इनको लगता, इनको एक तरीके से डेवलपमेंट के बारे में लगता था। इन्होंने एक तरीके से, आप देखोगे ना, जो बंगाल फैमाइन आई थी, शायद 1943 वाली जो फैमाइन थी बंगाल में आई थी, उसमें लाखों करोड़ों लोग मरे थे, उसमें इन्होंने पूरी रिसर्च की। फिर बाद में इन्होंने बताया कि भाई बंगाल फैमाइन जो आई थी वो मैन मेड फैमाइन थी। यहां पे जो लोग थे, कुछ जगह ऐसी थी जहां पर खाना, फूड अवेलेबल था, बट बहुत सारे जो लोग थे वो उस फूड तक उनके पास, वो उस फूड तक पहुंच ही नहीं थी, बिकॉज लैक ऑफ द रिसोर्स, उनके पास पैसा ही नहीं था वो फूड को परचेज कर सकते। वो समझो थोड़ा सा कि वो इतने केपेबल ही नहीं थे कि वो उस फूड को ले पाते, ऐसा अमर्त्य सेन ने बोला था। इन्होंने इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड फैमाइन करके, पढ़ना कभी, बहुत अच्छी बुक है। उनमें एक ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे में उन्होंने लिखा था प्रॉपर, इन्होंने पूरी रिसर्च की थी उस फैमाइन पे, पेपर पब्लिश किए थे, और उन्होंने बोला था ये जो फैमाइन है 1943 वाली जो बंगाल में फैमाइन आई थी, तो एक्चुअली ऐसी फैमाइन थी जो मैनमेड फैमाइन थी, क्योंकि बहुत सारे एरियाज बंगाल में ऐसे थे जहां पर फूड की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन वहां पर लोग इतने केपेबल थे ही नहीं। एंटाइटलमेंट का जो इशू आता है ना, कि जब आपके पास लैक ऑफ रिसोर्स होते हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो जब आपके पास नहीं होती, तो इस केस में आप देखोगे कि यहां पे आपका फैमाइन का खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा तक नहीं था कि उससे वो फूड तक परचेज कर लेते। तो यहां पे अमर्त्य सेन ने बोला था कि लोगों को इतना केपेबल कर दो कि वो अपने खुद पैरों पे खड़े होकर डिसीजन ले पाए। और यही सेम कुछ कुछ बातें जो है एक तरीके से, है ना, महबूब उल हक साहब ने की है। एक तरीके से जो अमर्त्य सेन थे, इन्होंने एक फिलोसफिकल एक थ्योरी दी है इसके बारे में, और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किसने किया है? तो हमारे डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने, एचडीआई देके, जो कि आज तक निकाला जाता है, हर साल एचडीआई आता है, और उसमें हमारे इंडिया की कंडीशन बहुत खराब है, आपको पता होगा, हम टॉप 100 में भी नहीं आते। क्लियर हो ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मतलब जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूं, ये आपकी बुक में नहीं लिखा, बट हाँ थोड़ा सा स्टोरी में आप कनेक्ट कर पाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको स्टोरी में, तो मैं आपको बता रहा हूं दोनों के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब मैं बात करूं किसके बारे में, जो एक आइडिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, जो लोग इंजॉय करते हैं, एक ऐसी लाइफ जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होनी चाहिए, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, बड़ी होनी चाहिए लाइफ। एक थोड़ा सा एक डायलॉग है ना, एक आनंद मूवी है, उसमें एक डायलॉग आप देखोगे कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबी जिंदगी जीने तो कुछ थोड़ा होता है, जिंदगी बहुत बड़ी होनी चाहिए, मतलब जहां पर आप जितनी लाइफ जियो, 40 साल, 50 साल, 60 साल जियो, वो एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए, उसका कुछ पर्पज होना चाहिए, कुछ कर रहे हो आप खुश हो अंदर से, आप जिए जा रहे हो। सोच के देखो, आप बीमार हो, आप अनएजुकेटेड हो, गरीबी बहुत ज्यादा है आपके पास, तो मैं कहता हूं भले ही आप 80 साल 100 साल जी जाओ, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। और ये जो डायलॉग है ना, बहुत अच्छी मूवी है आनंद मूवी, देखना कभी, ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबी जिंदगी का क्या करेंगे जब आपके पास बेसिक चीजें ही नहीं है? हम जीते क्यों हैं? कि एक बात बताओ, कुछ हमारे पास पर्पस तो होना चाहिए ना लाइफ का। जब तक आप देखो, आप सबके पास पर्पस है, आप सब कुछ सोच के बैठे हो, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया आपको, है ना, आपको केपेबल बना दिया कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर चॉइसेस ले सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी पढ़ाई 10वीं के बाद बंद करवा दी जाती, तो आप ये केपेबल हो पाते? आपके पास चॉइसेस होती, कुछ चॉइसेस नहीं होती, मजदूरी कर रहे होते कहीं भी, क्योंकि आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, कुछ भी XYZ, कुछ भी आईएएस बनना चाहते हो, आप एमबीए करना चाहते हो आप, तो उसके लिए बेसिक स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। आप सोच के देखो, 8वीं 10वीं के बाद आपको घर पे बिठा दिया जाता, कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, क्या करते आप? कुछ कर पाते? ना ही आपके पास कैपेबिलिटी होती और ना ही आपके पास चॉइसेस होती। समझो थोड़ा, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो यहां पे बात की जा रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है। तो इन्होंने बोला भाई, आप देखोगे हमारे जो डॉक्टर महबूब हक साहब थे, उन्होंने यही बोला कि ठीक है, तुम अभी तक पैसा 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 कर रहे थे, तुम ह्यूमन डेवलपमेंट में पैसा नो डाउट बहुत जरूरी है, बट व्हाट अबाउट द फ्रीडम, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय, व्हाट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम। ये सब भी तो बहुत जरूरी है ना, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी एक तरीके से जिंदगी जीने के लिए। आप देखोगे ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बात इन्होंने बोली। और ये जो आइडिया था, ये कब ज्यादा एक फ्लरिश होना शुरू होता है, आप देखोगे ये आइडिया जो है कब
एक तरीके से बाउंस लेता है, एक तरीके से कब जो है लोगों को दिखना शुरू होता है, कब बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है आइडिया। तो लेट 80s 90s में आप देखोगे दो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, महबूब उल हक साहब की मैं बात करूं और अमृता सेन की बात करूं, ये दोनों ही बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो देना शुरू किया। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, डॉक्टर महबूब उल हक साहब के बारे में बात कर लेता हूं। ऑल्दो मैंने बहुत सारी चीजें इनके बारे में बता दी हैं, अब इनके बारे में बताता हूं उनकी सोच क्या थी, क्या सोचते क्या थे। अब देखो, अब इन्होंने बोला कि भाई हक साहब जो थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक तरीके से अलग ही अप्रोच के साथ लिया। इन्होंने बोला कि जब तक हम लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज नहीं कर रहे, उनके पास चॉइसेस हैं कि भाई मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट होता ही नहीं है। और उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है, उसको इंप्रूव नहीं कर रहे, द वे ही दे लिव, द वे दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ, तब तक आप देखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कितना भी पैसा हो। इन्होंने दो चीजें बोली कि एक तरीके से हमें जो लोगों की चॉइसेस है उनको एनलार्ज करना पड़ेगा और उनकी जो लाइफ है उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। और आप देखोगे कि एक तरीके से जब बात आती है डेवलपमेंट की, तो लोग जो है क्या है, लोग यानी कि ह्यूमंस जो है वो एक तरीके से क्या होते हैं, सेंट्रल पार्ट होते हैं, उसका सेंट्रल में होते हैं। जब आप डेवलपमेंट की बात करो तो 10 चीजों के बारे में बात करोगे आप, तो ये जो डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? इतने बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, है ना, बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, तो एक्चुअली किया किसके लिए जा रहा है? ये कोई एलियंस के लिए किया जा रहा है क्या? यहां जानवरों के लिए किया जा रहा है? ये तो ह्यूमंस के लिए किया जा रहा है ना, ह्यूमन सेंटर में। तो इन्होंने वही बोला कि जितने भी चीजें हो रही हैं उसमें जो सेंटर में वो हमारे ह्यूमंस है व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट। और आप देखोगे कि ये जो चॉइसेस हैं, आप जो उनको चॉइसेस दे रहे हो, ये फिक्स नहीं होनी चाहिए बट कीप ऑन चेंजेस। और जो बेसिक गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तब जो बेसिक गोल है डेवलपमेंट का, वो ऐसा है कि हम एक ऐसी कंडीशन डेवलप करें जहां लोग जो है वो क्या कर पाए, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। अब जहां पे बात आती है सर चॉइसेस की, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइसेस? अब चॉइसेस की मैं आपको बात बोलता हूं कि देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही प्यारा। एक चॉइसेस है, एक हमारा है कैपेबिलिटी। आप सोच के देखो, आपके पास एजुकेशन नहीं है, 8th के बाद आपको ड्रॉप करवा दिया गया है ना, आप ड्रॉप आउट हो। उसके बाद आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, आपको 10 तरीके की बीमारी है, ठीक है, ना ही आपकी हेल्थ अच्छी है, ना ही आप एजुकेटेड हो। अब आप लाइफ में क्या कर सकते हो? आप क्या सोच सकते हो कि भाई मैं ये गोल सेट करूंगा और उसको अचीव करूंगा? बिकॉज आपके पास तो ऑलरेडी बहुत चैलेंज है, ना ही आप पढ़े लिखे हो तो क्या कर पाओगे, ना ही आप डॉक्टर बन सकते हो, ना ही इंजीनियर बन सकते हो, ना ही आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, ना ही आप है ना एमबीए करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास बहुत सारे हर्डल्स हैं आपके पास। एक तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, एक आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो आपकी चॉइस वहीं पर लिमिट लग गई आपकी चॉइसेस पे, है ना। आपको वही मजदूरी वाले काम करने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते आप। आपकी चॉइसेस पे बिल्कुल क्या लग चुका है, एक रेस्ट्रिक्शंस लग चुका है कि आप रेस्ट्रिक्ट हो गए हो, आप नहीं बढ़ सकते आगे। बिकॉज आप देखोगे, ना ही आपकी हेल्थ अच्छी है, ना ही आपकी एजुकेशन है आपके पास, तो आपके पास चॉइसेस जो, क्योंकि आपकी एजुकेशन हो नहीं पाई है, तो आपकी चॉइसेस लिमिटेड है। अब सोच के देखो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, 12th में आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आप सीयूईटी क्लियर करोगे, है ना, सीयूईटी क्लियर करके आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो वहां पे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा, 10 तरह की बातें पता लगेंगी आपको कि भाई ये फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाना है, आईएएस बनना है ना, ब्लॉगर बनना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने हैं भाई, है ना, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना है। तो ये सारी जो चीजें आपको बाद में पता लगेंगी, और ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो शायद आपको आज पता नहीं है। एक एक्सपोजर मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपकी पढ़ाई रोक दी जाती कि आप ये कर पाते, नहीं कर पाते, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, केपेबल बनाया, इस लायक बनाया, इस लायक आपको बना दिया कि आप अपने पैरों पे, आप खुद इंडिपेंडेंटली आप जो है जो भी डिसीजन, जो भी चाहो, जो चॉइसेस आपके पास 10 चॉइसेस हैं यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपके पास एक्सपोजर है, कुछ भी कर सकते हो। आपकी अगर आपके पास एजुकेशन है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो कुछ भी कर सकते हो। और आप एक तरीके से आपकी लाइफ में एम्स हैं, गोल सेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं तुम 50 साल ही जियो यार, लेकिन तुम्हारी लाइफ जो एक मीनिंगफुल लाइफ है ना। कोई मलाल नहीं रहेगा जिस दिन आप मरोगे। समझ में आया ना? मतलब ऐसे यार दिल पे मत लेना, मतलब जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, थोड़ा सा फील करा रहा हूं चैप्टर में, क्लियर हो ना? हाँ, अब यहां पे वही डायलॉग होता है हमारा आनंद मूवी वाला। आनंद मूवी का जो डायलॉग है ना, बाबू शाह जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और यहां पे भी महबूब अख्तर साहब यही बोल रहे हैं कि भाई अब मीनिंगफुल लाइफ, जब वे बोलते हैं ना मीनिंगफुल लाइफ, इन्होंने बोला है मीनिंगफुल लाइफ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, कि एक ऐसा जो एक मीनिंगफुल लाइफ है ना, ऐसा नहीं कि जस्ट वो एक मीनिंग बहुत लंबी, मतलब मीनिंगफुल लाइफ का ये मतलब नहीं है कि आप एक बहुत लंबी, एक सॉरी, एक बहुत लंबी जिंदगी जी रहे हो आप। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये थोड़ा ना कि भाई तुम जिए जा रहे हो, तुम गरीबी में जी रहे हो, तुम्हारी हेल्थ बहुत बेकार है, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि लंबी, एक बहुत बड़ी जिंदगी, एक तरीके से लंबी जिंदगी जी जा रही है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, एक तरीके से आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए।
और ये पर्पस कैसे आएगा? तो आप देखोगे जब आप उनको चॉइसेस दोगे। ये चॉइसेस कैसे आएंगी? तो जब आप उनकी हेल्थ पे काम करोगे, आप उनकी एजुकेशन पे काम करोगे, एक तरीके से ये सारी जो चीजें हैं, एक तरीके से उनकी आप हेल्प करोगे इनको गोल्स को अचीव करवाने के लिए। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई अगर तभी मैं बात करूं जापान की, तो जापान इतने आगे कैसे? जापान इतने आगे ऐसे ही है भाई, उसके पास कोई भी मिनरल सोर्सेज नहीं है, बट वो अपने लोगों पे काम करता है, वो अपने ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमंस को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, तभी आप देखोगे वो बहुत डेवलप्ड है हमसे। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज यहां पे जो बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई होगी। दोनों का लगभग सेम ही अप्रोच थी। और आप देखोगे एक तरीके से ये हमारे जो डॉक्टर महबूब साहब जो थे, एक तरीके से इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पहली जो रिपोर्ट है कब आई थी सर? तो 1990 में पब्लिश की गई थी। और कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो कौन है भाई? तो हमारे डॉक्टर महबूब साहब ही हैं। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो यहां पे सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला कि हमें जो है एक तरीके से लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करना है। और कैसे करेंगे भाई? जब तक भाई उनकी एक लॉन्ग लाइफ नहीं होगी, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, लॉन्ग हेल्दी लाइफ नहीं होगी, और विद डिग्निटी, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। ये तभी होगी जब हम क्या करेंगे, जब हम जो है एक तरीके से लोगों की हेल्थ पे ध्यान देंगे, फ्रीडम पे ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तभी उनके पास चॉइसेस होंगी, तभी उनके पास एक मीनिंगफुल लाइफ होगी। क्लियर हुआ ना? चलिए, और आप देखोगे कि हमारा जो यूएनडीपी है, जो यूनाइटेड नेशन जो है, उसका एक प्रोग्राम है, उसको हम बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये हर साल अलग अलग देशों को एचडीआई के बेसिस पे एक तरीके से रैंक करती है। हमारी इंडिया की हालत जो है बहुत खराब हालत है हमारी इंडिया की, मतलब इतनी खराब हालत है कि हम टॉप 100 में भी नहीं आते। तो एचडीआई में एक्चुअली इंडियंस नहीं दिया है ना, पाकिस्तानीज ने दिया है, तो इन दोनों की हालत बहुत खराब है। जिसने दिया है उनके ही कंट्री की हालत बहुत खराब है। एचडीआई में टॉप पर आते हैं यूरोपियन कंट्री भाई, है ना। उनके जो लोग हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। सिंपल सी बात है, एचडीआई में आपका रैंक कम है तो उसका मतलब यह है कि आपके देश के जो लोग हैं उनकी एक मीनिंगफुल लाइफ है ही नहीं, बहुत सारी कमियां हैं। क्लियर हुआ ना? और हाँ, याद रखना कि जो एचडीआई है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हम इसमें बहुत सारी जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इनको इंक्लूड करते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। समझ में आया ना? हाँ है ना? क्लियर? बताओ चलिए, फटाफट से बताओ। चलिए, फिर आप देखोगे हमारे जो नोबल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब जो हैं, तो इन प्रोफेसर अमर्त्य सेन की हम बात करें तो इन्होंने किस पर फोकस किया? तो इन्होंने फोकस किया फ्रीडम पे सर। किस पर फोकस किया सर? फ्रीडम पर फोकस किया इन्होंने। अब यहां पे सर फ्रीडम का मतलब क्या है सर? फ्रीडम क्या है? मतलब आपको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है? नहीं। फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। आप सामने वाले को इतना, यहां पे भी ये भी सेम बात बोल रहे हैं एक तरीके से, जो अमृता सेन ने बोले, जो हमारे महबूब साहब ने बोली है, कि आप सामने वाले को इतना केपेबल कर दो कि वो खुद पैरों पे, अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी चॉइसेस ले पाए हो। वही वही जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भाई एक अब सोच के देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि एक लड़की है, इसका नाम है लाइक कुछ भी ले लो, लाइक एक्स नाम है उसका। नहीं एक्स तो कैसे हो सकता है, ठीक है, हाँ कोई भी लड़की है, इसका नाम है लाइक पूजा। पूजा नाम की लड़की है, और वो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, बट हुआ ये कि उसकी फैमिली वाले ने उस पर प्रेशर डाला और 10th क्लास तक आते आते उसकी शादी कर दी। और उसको एक तरीके से पढ़ाई कर रही थी, 10th की पढ़ पाई वो, 10th का भी रिजल्ट ठीक से नहीं, 10th के एग्जाम भी नहीं दे पाया बेचारी ने, 10th के एग्जाम भी नहीं दे पाया। उससे पहले जो है एक तरीके से उसकी शादी कर दी जाती है, और वो अपनी, है ना, गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाती है। बट उसके पास, उसका सपना था डॉक्टर बनने का, उसका सपना था डॉक्टर बनेगी वो भाई, एकदम सर्जन बनेगी, पता नहीं क्या क्या सपने लेके बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे उसकी शादी हुई, इसका उसका जैसे उसको ड्रॉप लिया उसने, तो यहाँ पे उसकी जो कैपेबिलिटी थी उस पर लिमिटेशंस लग गई, मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब आने वाले 10 साल बाद वो किसी हॉस्पिटल जाती है। लेट्स से एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि वो किसी हॉस्पिटल जाती है, और वहां हॉस्पिटल में जाके आप देखोगे कि जब वो किसी डॉक्टर को देखती है तो अपने पुराने दिन को याद करती है कि काश मेरे घर वालों ने पढ़ा दिया होता तो मैं आज शायद डॉक्टर होती। बट एक्चुअल में अब वो जिस एज पे जा चुकी है, जब उसके बच्चे भी हैं, 2-3 बच्चे हैं उसके, है ना, जब वो 25-30 साल की हो चुकी है, तो अब उसके पास लाइक देयर इज नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। उसको इतना केपेबल ही नहीं बनाया गया कि वो फिर से डॉक्टर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसकी जो चॉइसेस थी उस पर लिमिट लगा दी गई थी, उसको उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उस पर लिमिट लगा दी गई थी। तो यहां पर आप देखोगे, अब आप कह सकते हो कि ये जो पूजा है, क्या उसके पास फ्रीडम है? नहीं है। अब फ्रीडम का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आपको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। फ्रीडम का मतलब है कि एक तरीके से आपके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उस पर लिमिटेशंस लग गई थी। पूजा की मैं बात करूं, पूजा के पास फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि 10th के बाद उसकी शादी करवा दी गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में चाह के भी। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। चलिए, ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और एक तरीके से इन्होंने फ्रीडम पर फोकस किया, और एक तरीके से इन्होंने अभी इनकी एक अप्रोच को हम पढ़ेंगे आगे, कैपेबिलिटी अप्रोच को, वो भी बहुत सही है, वो बहुत सही है, मतलब वो अप्रोच भी इन्होंने ही दी थी, वो सेम ही है जो मैंने बोला अभी।
क्लियर हो ना? हाँ, तो आप देखोगे कि फ्रीडम को कैसे हम अचीव करेंगे, तो वही बात बोली उन्होंने कि भाई जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरीके से उनका जो काम था, हिज वर्क एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग द फ्रीडम। तो आप देखोगे कि एक तरीके से कि इन्होंने बताया, वो सारी चीज बताई, मैंने बताया था ना इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तरीके से बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, इन्होंने जो बंगाल में फैमाइन आई थी उसके बारे में बहुत सारे कुछ लिखा, और एक तरीके से इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से हमारे सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है ना, किस तरीके से हम फ्रीडम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये उन्होंने बताया। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें कि किस तरीके से हम पीपल्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उनके हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से उनके पास एक्सेस है रिसोर्सेज का, तो ये अपने आप ही आप देखोगे कैपेबिलिटीज को और एक तरीके से चॉइसेस को एनलार्ज करेंगे। सिंपल सी बात है। और आप देखोगे अगर किसी इंसान के पास, किसी भी इंसान के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो उसकी चॉइसेस भी क्या हो जाएंगी, चॉइसेस भी उसकी लिमिटेड हो जाएंगी। तो चॉइसेस और कैपेबिलिटी दोनों सेम है ना, दोनों एक तरीके से कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे, अगर उसके पास, अब सामने वाले की कैपेबिलिटी को कैसे आप एनलार्ज करोगे, कैसे एनलार्ज करोगे? जैसे आप देखते हो ना, कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई इसमें टैलेंट तो बहुत था, कि पैसा नहीं था उसके पास, टैलेंट बहुत था, बहुत टैलेंटेड था वो, उसके फैमिली के पास पैसा नहीं था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, है ना। और जब मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब उसमें कैपेबिलिटीज बहुत थी, उसमें टैलेंट बहुत था, बट उस पर इन्वेस्ट तो करना चाहिए था ना, उसको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए थी, उसको सही डायरेक्शन देना चाहिए था, उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए थी, तो वो उसमें टैलेंट था पहले से, कैपेबिलिटीज थी, लेकिन उस कैपेबिलिटीज को आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, उसकी कैपेबिलिटीज पर लिमिट ही लग गई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो आप देखोगे कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ेगी, तो हमारे पास जो एक्सेस होगा रिसोर्सेज का, एक्सेस टू द हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, अलग अलग चीजों पर अगर हमारा एक्सेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो चॉइसेस हैं वो भी एनलार्ज हो जाएंगी। तो अगर कैपेबिलिटीज हैं तो धीरे धीरे कैपेबिलिटीज हैं तो हम अपनी चॉइसेस को भी एनलार्ज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये एग्जांपल मैंने वही दिया है, जो पूजा वाला एग्जांपल है वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे होता है ना कि हम जैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि अलग अलग पिलर्स होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर की मैं बात करूं, जुडिशरी की मैं बात करूं, तो ये 3 पिलर्स हैं जो एक तरीके से डेमोक्रेसी इन पर एक तरीके से खड़ी हुई है। ये पिलर्स गिरे तो डेमोक्रेसी गई। जुडिशरी का काम होता है एक तरीके से डिसीजंस को देना, एक तरीके से न्याय देने का। अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर का, तो उसका काम होता है कानून को बनाने का। एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो उसका काम होता है उस कानूनों को, वो जो लॉज बने उनको इंप्लीमेंट करवाने का। यहां पे भी बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, जिस पे पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट खड़ा हुआ है। अब ये 4 पिलर्स कौन से हैं? तो है इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये बात करूं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ये 4 है। इन चारों को पढ़ लेना, इन पे क्वेश्चंस भी आराम से बन जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यूज बन जाते हैं। आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं पहले पिलर के बारे में, इक्विटी के बारे में। जब मैं बात करता हूं इक्विटी, तो देखो ये कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे मैं इक्विटी की बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि एक तरीके से समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी तो ये बोलते हैं ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। ये सब आपने जो जैसा आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करूं तो यही सब लिखा हुआ है। तो वैसे आप देखोगे इक्विटी का यहां पे मतलब क्या है कि भाई यहां पर इक्विटी का मतलब यह है कि आपके देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके पास एक्सेस होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज का। जो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए सभी के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर। उनमें उनके पास क्या होनी चाहिए? उनके पास इक्वालिटी होनी चाहिए। और आप देखोगे ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोगों के पास अवेलेबल हैं, ये क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वही लिखा हुआ ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर हुआ ना? है ना। और आप देखोगे कि ये सारी चीजें नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में आप देखोगे एक कास्ट बहुत बड़ा मसला है हमारे इंडिया में। कास्ट बहुत ही बड़ा, एक तरीके से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, जो अभी भी आज के टाइम पर भी है। तभी तो आप देखते हो ना कि बहुत सारी जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं एससीज के लिए, एसटीज के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज में कमी रही होगी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होगी, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है ना, रिजर्वेशन वगैरह। तो ये हो गया हमारा। तो भाई एक तरीके से हर सोसाइटी में आपको देखने को नहीं मिलता। इस पर हमें काम करना पड़ेगा कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे देश में, किसी भी देश की बात करूं मैं,
किसी भी स्टेट्स की बात करूं, कहीं की भी बात करूं मैं, तो वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाई एक एक्स रिलीजन का है, फिर एक्स कास्ट का है, एक्स क्रीड का है, तो आप देखोगे उसको अपॉर्चुनिटीज पहले मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी अप्रोच आती है भाई सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है, मान के चलो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और उनमें क्वालिटी भी है, सबको बराबर बराबर मिल रहा है, बट उनकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब कि जो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होनी चाहिए। उसकी सस्टेनेबिलिटी का अपने आप में मतलब होता है, सस्टेनेबिलिटी का अपने आप में मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका फायदा उठा सके, उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यहां पे सिंपल सी बात, हम किसकी बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बचपन से पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग वन होना चाहिए, लास्ट वन, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज हैं अभी वो अभी भी होनी चाहिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो अभी तो हैं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी होनी चाहिए। ऐसा पता लगे कि तुमने सारे रिसोर्सेज का यूज कर लिया, जो कि आज हो रहा है सच में, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हमारे जो है ना, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन है वो हमको गाली देगी कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने मतलबी थे। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो यहां पे बात की जा रही है भाई किसी भी रिसोर्स की मैं बात करूं, चाहे वो हो एनवायरमेंटल रिसोर्स, चाहे मैं फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, तो आप देखोगे हम जब इनका इस्तेमाल करें तो लाइक वी शुड हमें ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तरीके से वी मस्ट बी, है ना, कीप इन अवर माइंड कि हम जो है इन रिसोर्सेज का फ्यूचर के लिए इस्तेमाल, फ्यूचर के लिए छोड़े इन रिसोर्सेज को, फ्यूचर ध्यान में रखते हुए हम जो है इन रिसोर्सेज को यूज करें। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहां पे बात की जा रही है कि जो आज के टाइम पे जैसे हम रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं, इससे क्या होगा, इट विल लीड टू द फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर। समझ में आया ना, हाँ है ना। तो ये सारी चीज आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्लियर हुआ। फिर फोर्थ नंबर पे आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है सर, तो प्रोडक्टिविटी का यहां पे मतलब है कि भाई हमारा जो एक तरीके से ह्यूमन लेबर की बात की जा रही है, यहां पे ह्यूमन कैपिटल की बात की जा रही है कि भाई जब तक वो केपेबल नहीं है, आपके देश के जो लोग हैं वही इतने कैपेबल नहीं है कि वो एक तरीके से उतना उनमें एक प्रोडक्टिव निकल सके, एक जो प्रोडक्शन है वो निकल सके। एक तरीके से आपके देश की जो लेबर है, लेबर की हम बात करें तो यहाँ पे हर तरीके की बात कर रहा हूं। लेबर का मतलब एक्चुअल लेबर की बात नहीं की जा रही, लेबर में हर कोई जो आपके देश में काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी पे यहां पर ध्यान दिया जाएगा। और प्रोडक्टिविटी का यहां पर मतलब क्या, आप देखोगे यहां पे काम से मतलब क्या है, कोई भी काम एक्स कोई भी काम की बात हो रही है। और आप देखोगे कि एक तरीके से जब, और हाँ, प्रोडक्टिविटी डेवलप कैसे होगी, किस तरीके से आपने लोगों की प्रोडक्टिविटी डेवलप करोगे। अगर उनकी अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पूरे देश की आबादी जो है वो बीमार है, कुछ कर ही नहीं रही है, ना पढ़ी लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जापान का एग्जांपल लिया था, जापान की प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों, इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने ह्यूमंस पे इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट किया है। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर आता है प्रोडक्टिविटी हमारा, है ना। और आप देखोगे कि यहां पे जो गवर्नमेंट है इनको एफर्ट्स डालने चाहिए, देश के लोगों को भी एफर्ट्स डालने चाहिए कि भाई उस देश में जो नॉलेज है वो बढ़े, एक तरीके से बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली बढ़ जाएगी। अब लास्ट आता है हमारा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट की बात करूं तो इसका मतलब क्या है सर, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है सर। हाँ, अब एम्पावरमेंट का ऐसा मतलब नहीं हम किसी को पावर दे रहे हैं, एम्पावरमेंट का मतलब है टू मेक चॉइसेस, है ना। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहां पे हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पे चॉइसेस की बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर जो भी हमारे देश में लोग हैं उनके पास फ्रीडम और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब फ्रीडम और कैपेबिलिटी दोनों कनेक्टेड है। फ्रीडम किस बात की, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, कि भाई जो चाहे इंसान वो कर सकता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरे पास 10 चॉइसेस हैं और उन 10 चॉइसेस को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं। आपके पास भी 10 चॉइसेस हैं, सैकड़ों चॉइसेस हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और उनके पास कैपेबिलिटी भी हो। कैपेबिलिटी कैसे होगी सर, कैपेबिलिटी कैसे कैपेबल बनाओगे उनको, तो सिंपल सी बात है उनकी हेल्थ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे। वही सेम बात जो यहां पर बोली जा रही है, डिपेंड करता है भाई अगर उस देश में गुड गवर्नेंस है, जो पॉलिसीज वहां पे गवर्नमेंट बना रही है वो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज है, यानी कि लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वहां पे लोग जो एम्पावर होंगे। और एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो यहां पे आप देखोगे यहां पे स्पेसिफिकली किसकी बात की जा रही है, तो जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं उनको यहां पे ध्यान में रख के की जा रही है कि भाई जो ऐसे, देखो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, जो ऑलरेडी आप देखोगे प्रिविलेज्ड, बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है। मैं अपनी बात करूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ऑलरेडी प्रिविलेज्ड होंगे, बट अगर मैं बात करूं कि जो बहुत सारा एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जिसमें मैं फीमेल्स को भी ले सकता हूं, जिसमें मैं जो अलग जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी मैं ले सकता हूं।
अब उनके पास उतनी चॉइसेस, उतनी फ्रीडम नहीं है, तो उनकी फ्रीडम को, उनकी चॉइसेस को भी एनलार्ज करना गवर्नमेंट का मेन मसला होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं भैया कि हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो आप देखोगे कि किसी भी देश में, किसी भी देश की मैं बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और उसको अलग अलग पैरामीटर्स में निकाला जाता है। और मेनली आप देखोगे ना, हम इसको तीन पैरामीटर्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है हमारा हेल्थ। अब हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप देखोगे हमारा बहुत सारी चीजें आती है। हेल्थ में भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम बात करें ये हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है इसमें। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है कि भाई कोई इंसान पैदा हुआ तो एक लंबी और एक अच्छी लाइफ, एक स्वस्थ जिंदगी कैसे जी सकता है, तो वो हेल्थ में आ जाता है। एजुकेशन की हम बात करें तो आप देखोगे इसमें जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो आ जाता है, लिटरेसी रेट आ जाता है, तो ये सब हमारा एजुकेशन में आ जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करें तो इसमें आता है आपकी भाई इनकम कितनी है, आपकी कंट्री में जो परचेजिंग पावर है लोगों की, पैसा खर्च करने की जो ताकत है वो कितनी है, वो इसमें आ जाती है। इसको हम यूजली आप देखोगे इसको हम डॉलर्स में देते हैं। अच्छा, याद रखना कि अलग ये जितने भी आपके डायमेंशंस हैं जो आप ले रहे हो, मेनली 3 डायमेंशंस हैं और इनके अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 ही हैं, ये 3 हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग आप देखोगे इनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आप देखोगे, है ना। हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बहुत सारी, पर कैपिटा इनकम हो गया, जीएनआई वगैरह होगी, बहुत सारी चीजें आती हैं। आप देखोगे अब अगर मैं तीनों की बात करूं, इन तीनों को 1/3 वेटेज दिया गया है। 1/3 1/3 1/3, मतलब यहां पे तीनों को बराबर वेटेज दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हर एक, तीनों की हम बात करें, तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों ही जरूरी हैं। इसलिए इन तीनों को ही आप देखोगे बराबर बराबर जो एक तरीके से क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया है ना। ये तीनों ही डायमेंशन जो है बराबर जरूरी हैं, बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे जो ह्यूमन इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो आप देखोगे यहां पे वही बात बोली गई है जो मैंने बोली आपको, एक तरीके से हेल्थ, एजुकेशन, आप देखोगे हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू द रिसोर्सेज, इन सबके बेस पे रैंक करता है। और आप देखोगे इस रैंकिंग में आप देखोगे कि कैसे रैंक करता है, तो आप देखोगे ये एक तरीके से 0 to 1 के बीच में रैंक करता है। और सिंपल सी बात है, यहां पे याद रखना कि जो कंट्री है ना 1 के क्लोज है, 1 के क्लोज है, उसका मतलब यह हुआ कि भाई वो एचडीआई में बहुत आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छी पोजीशन पे, बहुत ही स्ट्रांग है उसका। और जो कंट्री 0 के क्लोज है, वो जो है एक तरीके से अभी भी एक तरीके से एचडीआई में बहुत पीछे है। हम कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, हम बहुत लोएस्ट में भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है हमारा। तो यहां पे याद रखना 0 to 1 में जो इन सारी कंट्रीज को एक तरीके से क्या किया जाता है, एक तरीके से इन कंट्री को रैंक किया जाता है ना। 0 to 1 इनको जो है नंबर्स दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे इनको रैंक किया जाता है। क्लियर हुआ? और इसमें आप ध्यान रखना है, इसमें हेल्थ लेते हैं, एवरेज हेल्थ की हम बात करें, हेल्थ में लाइक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आप देखोगे एक तरीके से एजुकेशन ले ली जाती है, उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आ जाता है कि भाई कितने बच्चे जो है एक एज ग्रुप के वो अपने आप को एनरोल करवा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लग रही है। आप देखोगे इसमें लिटरेसी रेट आ जाती है कि हमारे देश में जितने भी 7 या 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो है ना पढ़ना या लिखना जानते हैं नहीं जानते, तो सारी वो चीजें वो आ जाती हैं। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो ये वाला एग्जांपल दे रखा है, एक बार देखना इसको कि ये एक तरीके से यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ का मतलब बोला जा रहा है, किस तरीके इनका जो कॉन्वर्सेशन है। ये एक मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, इनको थोड़ा पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, थोड़ा पढ़ो, आपको जो है क्लियर होंगी ये चीजें। क्लियर हो ना कि भाई हेल्थ, एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू द मीनिंगफुल लाइफ, है ना। जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है, मतलब शरीर ही अच्छा नहीं है आपका, क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। फिर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी आप देखोगे एक तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम था वो इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि यहाँ पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, इस सिंपल सा यहाँ पे किस पर फोकस कर रहा है कि भाई लड़कियों के पास राइट्स होने चाहिए। एक तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है स्पेशली गर्ल्स का, कि सबको लड़का ही चाहिए, लड़की किसी को चाहिए नहीं, इसको प्रमोट करने के लिए आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आप हर एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ लोगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ये सारी चीजें हो गई। फिर आप देखोगे कि हम कैसे मेजर करें आगे, तो आप देखोगे पहली बात तो ये एक नॉन इनकम मेजर है। और आप देखोगे एक तरीके से यहां पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे एडल्ट लिटरेसी रेट आ जाता है, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द क्लीन वाटर, नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट और आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट टू द शो द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो यहां पे दो चीजें आती हैं, एक तो यहां पे किसकी बात की जा रही है, मैं बता रहा हूं ये क्या है, ये पूरा है क्या। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एचडीआई, एक होता है हमारा एचडीआई, एक होता है हमारा एचपीआई। एचडीआई के बारे में पढ़ा,
अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एचपीआई के बारे में, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अब देखो यहां पे अगर मैं एचडीआई के बारे में बात करूंगा सिर्फ, तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स दिखते हैं, अटेनमेंट्स दिखती हैं आपको कि हमने क्या क्या अचीव किया है, आपको शॉर्टफॉल नहीं नजर आता। अब वो शॉर्टफॉल किसमें दिखता है, शॉर्टफॉल आपको दिखता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम क्या लेते हैं कि भाई हम कहां कहां कमी रह गई हमारी। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे, अब जैसे होता है ना, मैंने किसी भी जगह में जाऊं वहां पे मैं अच्छाइयां बता दूं कि ये अच्छाइयां हैं, अटेनमेंट्स बता दूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं जो शॉर्टफॉल रह गया, जो कमियां रह गई उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो वो कमियां किसमें देखी जाती हैं, तो वो देखी जाती है हमारी एचपीआई में, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। अब जब हम स्टडी करते हैं तो हम इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। ये दोनों को जब हम साथ पढ़ते हैं तभी हमें एक तरीके से ट्रू पिक्चर मिलती है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। और आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे हम बात करें कि एक तरीके से नॉन इनकम मेजर है, जैसे जैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 40 से कम है ना, इवन 40 साल भी यहां पे एवरेज जी नहीं पा रहा कोई। एडल्ट इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनके पास एक्सेस भी नहीं है क्लीन वाटर का। एक तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट हैं, मेल नरिश्ड है, इनकी हम बात करें। और आप देखोगे कि ये एक तरीके से क्या बता रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो शॉर्टफॉल, जो कमियां रह गई हैं वो बता रहा है। आप जब इन दोनों को साथ में पढ़ते हो तभी हमारा क्या निकलता है, तभी एक तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छे से बता पाते हैं। तो देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे वही लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक तरीके से अटेनमेंट के बारे में बताता है, और ये इसके बारे में बताता है कि व्हाट हैज बीन अचीव्ड टिल नाउ। क्या बताता है भाई, क्या बताता है कि क्या क्या चीजों को हमने अचीव कर लिया है। बट आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है अनलेस यू टेक द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। आप देखोगे जब तक आप जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को नहीं काउंट करोगे तब तक ये जो डेटा है बिल्कुल क्या है, रिलायबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्टफॉल। ना शॉर्टफॉल के बारे में बताता क्या क्या कमियां रह गई हैं, और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। और आप देखोगे एक तरीके से कि हमारा जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो इन सब के बारे में बताता है, वो बताता है कि कहां कहां आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कमियां रह गई हैं। ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिडर भी नहीं करता, बट उनके बारे में बताता कौन है सर, उनके बारे में हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बताता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी थोड़ा सा अप्रोचेस के बारे में बात कर लेते हैं, अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, हम किन किन अप्रोचेस को अपनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार रेटिंग दे लो उसको, 5 स्टार रेटिंग, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आप देखोगे कि यहां पे अलग अलग अप्रोच है। सबसे पुरानी जो सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कौन सी है सर, वो इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच में आप देखोगे कि ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच है, और इसमें सिंपल सी बात है, आप देखोगे कि यहां पर हम डेवलपमेंट को सीधे सीधे कैसे देखते हैं भाई, इनकम से जोड़ के देखते हैं, इनकम से जोड़ के देखते हैं। आप क्लियर हुआ ना। आप देखोगे कि अगर आपका एक तरीके से इनकम लेवल अच्छा है, आप कमा अच्छा रहे हो, तो आप देखोगे सिंपल सी बात है, यहां पर आपका जो डेवलपमेंट है और इंडिविजुअल की फ्रीडम है, कितना एंजॉय कर पा रहा है, तो उसका मतलब क्या, अगर आपके पास फ्रीडम, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास फ्रीडम भी है और एक तरीके से आप एंजॉय कर पा रहे हो लाइफ को। मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास पैसा है होगा तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, आपके पास चॉइसेस है, आपके पास फ्रीडम है। लेकिन आप देखोगे ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल और एक तरीके से यूरोसेंट्रिक अप्रोच है, ये जो यूरोपियंस आके दे गए वही हम मानते आ रहे थे अब तक, और बहुत टाइम तक हमने इस अप्रोच को माना है। सिंपल सी बात है, ये बोलते थे हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है, ये यही बोलते थे। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद आप देखोगे आया हमारा वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि यहां पर होता यह है कि यहां पे जो सरकार है वो एक तरीके से, जो यहां पे लोग हैं, सरकार जो है वो अपने ही जो लोग हैं, अपने ही जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको एक तरीके से बेनिफिशियरी बनाती है। बेनिफिशियरी किस चीज का, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी का यहां पे सिंपल सा मतलब है टारगेट से, कि भाई ये जो ह्यूमन बींग्स हैं क्या एक तरीके से टारगेट्स हैं, इन पर क्या किया जाएगा, इनका ही डेवलपमेंट किया जाएगा। सरकार कह रही है कि भाई देखो कि हमारे देश में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी उनका मेन बेनिफिशियरी कौन है, तो ये लोग हैं। ठीक है सर, पहली बात ये होगी। और अप्रोच ये है कि भाई गवर्नमेंट जो होगी एक तरीके से इन लोगों पर, ये जो बेनिफिशियरी है इन पर क्या करेगी, खर्चा करेगी, इनकी एजुकेशन पर, इनकी हेल्थ पर, इनकी है ना जो भी एक तरीके से बेसिक जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमेनिटीज जो है, बेसिक जो फैसिलिटीज जो है उन पर जो है सरकार खर्चा करेगी। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ, आप देखोगे यहां पर जो लोग हैं वो क्या है सर, लोग एक तरीके से क्या है सर, एक तरीके से पार्टिसिपेंट नहीं है, बट वो एक तरीके से पैसिव रेसिपिएंट है, मतलब उनका हक है एक तरीके से उनका वो हक है, वो डेवलपमेंट मिलना उनका एक रेसिपिएंट है, मतलब लाइक दे आर बाउंड फॉर दैट डेवलपमेंट, वो उस डेवलपमेंट के हकदार हैं वो। क्लियर हुआ ना। चलिए गवर्नमेंट, यहां पे सिंपल सी बात है, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हैं, उनका मेन जिम्मेदार कौन है, कौन अपने नागरिकों का डेवलपमेंट करवाएगा, गवर्नमेंट, सरकार। तो गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल सी बात है, अगर मैं वेलफेयर अप्रोच की बात करूं तो यहां पे मेन क्या है, गवर्नमेंट है। ऑल द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स
आर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। फिर आता है हमारा बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच जो है एक तरीके से, यहां पे आपको नाम से लग रहा है यहाँ पे बेसिक नीड्स की बात हो रही है, एटलीस्ट कुछ जो बेसिक चीजें वो तो होनी चाहिए। ये जो अप्रोच है सबसे पहले हमारे आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लेबर्स के लिए काम करता है, जो हमारे पूरी दुनिया में जितने भी वर्कर्स हैं, लेबर हैं, उनके लिए काम करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। तो आप देखोगे इन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो सबसे बेसिक जो नीड्स है वो है कुछ जो बेसिक चीजें जो है, कुछ जो है ना, जो एक तरीके से बेसिक नीड्स जो होती हैं, एक जो आधारभूत चीजें जो होती हैं, बेसिक चीजें जो होती हैं, वो 6 चीजें होती हैं। इन्होंने बोला कि वो चीजें क्या है सर? इन्होंने बोला कि एक तरीके से हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, अमेनिटीज, सैनिटेशन, ये सब जो है बेसिक चीजें। इन्होंने 6 बेसिक नीड्स बताई, जिसमें हमारी हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, है ना, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब जो है आइडेंटिफाई की गई कि जैसे हम बोलते हैं ना, रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो वही भाई ये भी बोल रहे हैं कि भाई इंसान का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टार्टिंग ही कैसे होती है? कुछ बेसिक चीज के साथ, जिसमें उनकी हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, लेबर, फूड, वाटर, सैनिटेशन, ये सब आ जाता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, क्लियर हुआ? हाँ। तो इन्होंने जो एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन था, इन्होंने इसको इग्नोर किया। इन्होंने बोला कि पहले हमें कुछ बेसिक चीजों पे काम करना पड़ेगा, जो बेसिक नीड्स हैं, अगर वो पूरी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी होने लगेगा। सिंपल सी बात है। लास्ट आता है हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच, एंड दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द डॉक्टर अमर्त्य सेन अप्रोच। इन्होंने ये कहीं ना कहीं डॉक्टर अमर्त्य सेन की अप्रोच मानी गई है, और इसमें बात कर रहे हैं किसके लिए? इसमें बात कर रहे हैं बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज की। और कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ड होंगी? कि जब आप उनकी हेल्थ पर, उनकी एजुकेशन पर और उनके जो रिसोर्सेज है उस पर इक्वल एक्सेस जब होगा, तब जाके आप जो है उनकी कैपेबिलिटीज को एक तरीके से बिल्ड कर पाओगे। जब कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी उनके पास, तो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस अपने आप ही डेवलप होने लगेंगी। क्लियर हुआ ना? मैंने वो बंगाल फैमान वाली जो स्टोरी बताई है, इन्होंने यही ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके बॉक्स में दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, ये है भाई भूटान की कहानी। अब भूटान की हम बात करें तो भूटान जो है ना, एक तरीके से किस पर फोकस करता है? तो ये अपनी ग्रॉस नेशनल इनकम पर फोकस नहीं करते, ये पर कैपिटा इनकम पर फोकस नहीं करते। इनका मानना यह है कि हमारे देश में जो लोग हैं ना, वो खुश रहने चाहिए। और जब मैं बात करता हूं खुशी की, तो यहां पर एक चीज निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में भूटान बहुत आगे है। मतलब ये लोग बोलते हैं कि एक तरीके से कि ये जब मैं ग्रॉस नेशनल प्रोग्रेस की बात करते हैं ना, तो एक तरीके से मटेरियल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे होते कि भाई वहां पे बिल्डिंग्स बहुत बन गई हैं, वहां पे कॉलेज बहुत बन गए हैं, वहां पे मॉल्स बन गए हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, हॉस्पिटल्स बन गए, ये बन गया, वो बन गया है। ठीक है, वो अलग चीज है। एक तरीके से क्या, ये एक तरीके से मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है। ये बात करते हैं कि भाई देखो, ये सारी जब चीजें होती हैं, तो देखो मैंने बताया आपको कि भाई आज की मैं बात करूं, थोड़ा सा एक तरीके से मैं इरिलेटेबल चीज की बात कर रहा हूं, बट आज के टाइम पर आप देखोगे कि जितने भी लोग जो हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। और ये इनसिक्योरिटी किसने भरी है? कैपिटलिज्म ने भरी है। कैपिटलिज्म मतलब जो तुम्हें आसपास चीजें दिखती है ना, तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं, अरे भाई ये गेम, ये डिवाइस, ये फोन, ये मेकअप की किट, ये वो, ये सब तुम्हारे अंदर एक तरीके से इनसिक्योरिटी पैदा करती है। और यहां पे एक तरीके से क्या आता है, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो भाई। जैसे तुम देखते हो ना, इंस्टाग्राम देखते हो तुम, इंस्टाग्राम पे कोई भी, सब खुश है इंस्टाग्राम पे, पूरी दुनिया खुश है इंस्टाग्राम पे, पता नहीं मतलब वो कहां से खुशी आ रही है मुझे भी नहीं पता, पर तुम उस खुशी को देख के तुम डिप्रेस हो जाते हो कि भाई मेरी लाइफ ऐसे क्यों चल रही है। समझो थोड़ा सा। अब यहां पर क्या, ये यहां पे कोई मटेरियलिस्टिक चीज की बात नहीं कर रहा, उन मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा जो मेंटल कंडीशन है वो तुम्हारी इंप्रूव नहीं हो रही है। मेंटल कंडीशन तुम खराब करते जा रहे हो, डिप्रेशन हो रहा है तुम्हें। तो यही बात ना भूटानियों को समझ में आ गई थी, और इन्होंने बोला कि भाई देखो, जो मटेरियल प्रोग्रेस जो है और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह, ये एक कीमत पर हो रहा है। और वो कीमत क्या है? तुम्हारी खुशी। ये कीमत पर हो रहा है तुम्हारी क्या? वो कीमत है तुम्हारी खुशी। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें जो है एक तरीके से क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को बचाना है, अपने एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। तभी आप देखोगे इकलौता भूटान ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। तो ये बोलते हैं कि भाई देखो, हमें अपने एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्षति नहीं पहुंचानी। और आप देखोगे जो अदर एस्पेक्ट है, हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रिजर्व करना है। और आप देखोगे ये जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है ना, ये एक इसकी कीमत होती है, वो होती है कि आपके देश के लोग खुश नहीं रह पाएंगे, इनइक्वालिटी बहुत आ जाएगी। अब जो भी फैसिलिटीज वगैरह बन रही है, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, इनका फायदा कौन उठा पाता है? गरीब उठाता है, अमीर उठाता है? ये इनइक्वालिटी आती है नहीं आती? फटाफट से बताओ। तो आपके देश में लोग जो है डिप्रेस रहने लगेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे देश में हर जो इंसान है वो एक तरीके से खुश रहे। और यही एनकरेज कौन करता है? तो ये एनकरेज करता है हमारे GHN। ये किस पे बात करता है? एक तरीके से नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों पे बात करता है, स्पिरिचुअल चीजों पे बात करता है, ये तुम्हारे कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करता है, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने की बात करता है। तो ये भी एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही पार्ट है मेरे हिसाब से। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे हम बात करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। थोड़ा सा हम आगे देखें तो आप देखोगे 1990, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 1990 में क्या हुआ था। जो हमारा UNDP जो है, इसने सबसे पहली रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में।
और एक तरीके से इस रिपोर्ट ने अलग अलग देशों को रैंक किया, और यहां पे आप देखोगे कि रैंक कैसे किया था सर, तो अलग अलग पैरामीटर्स पर रैंक किया था। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो सिंपल सी बात है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर हुआ ना? चलिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें इंटरनेशनल कंपैरिजन की, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम, है ना, कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इंटरनेशनल कंपैरिजन करूं तो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें निकल के आती हैं। क्या निकल के आता है? बहुत ही प्यारी चीज, पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप देखोगे जब मैं इंटरनेशनल कंपैरिजन करता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इंटरनेशनल कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया कि मैं अलग अलग देशों को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है सर, अच्छी बात है। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली बात क्या है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई किसी भी देश का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, या फिर किसी देश का साइज बड़ा है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग होगी वो भी अच्छी होगी। नहीं, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मैं बात करूं एक तरीके से श्रीलंका की, त्रिनाद की मैं बात करूं, त्रिनाद बोलते हैं उसको, टोबैंगो की बात करूं मैं, इनकी जो रैंकिंग है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की जो रैंकिंग है, इट इज फार बेटर देन इंडिया। इवन श्रीलंका भी एचडीआई में हमसे आगे है। तो सोच के देखो, साइज में तो भाई ये बहुत छोटे हैं, इंडिया तो बहुत बड़ा है। तो आपका मतलब होना चाहिए सर इंडिया की जो पर कैपिटा, ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो पर कैपिटा इनकम अलग होती है, एवरेज इनकम होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टोटल इनकम में तो इंडिया बहुत आगे होगा, ये तीनों को शायद मिला दो उससे ज्यादा हमारी इनकम होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साइज को मैटर करता है? नहीं करता। कि भाई तुम्हारी कंट्री का साइज कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, और भी कई सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप देखोगे यहां पे अभी बताया गया है कि आप देखोगे ये इनकी जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो इंडिया से हायर है डेस्पाइट हैविंग अ स्मॉल इकोनॉमीज। और आप देखोगे अगर मैं इकोनॉमीज की बात करूं तो भाई इंडिया तो लाइक इट इज मोर देन 5 बिलियन की इकोनॉमी हो गई हमारी। अब ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, बट फिर भी एचडीआई में हमसे आगे हैं। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब। अब सोच के देखो, पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है, गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम है, इट इज बेटर देन केरला। बट फिर भी एचडीआई में आप देखोगे स्टेट वाइज अगर मैं देखूं तो एचडीआई में केरला इज मच बेटर देन दीज टू स्टेट्स, पंजाब एंड गुजरात। बट आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम दोनों की हाई है। समझो थोड़ा सा, क्लियर हो ना? तो आप देखोगे कि भाई हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, या फिर मैं इनकम की बात करूं, वो एक तरीके से सेकेंडरी चीज हो जाती है ना। हो सकता है कि डिस्पाइट हैविंग अ लो पर कैपिटा इनकम, किसी भी स्टेट या किसी भी देश की जो एचडीआई में रैंकिंग है वो अच्छी हो जाएगी, अच्छी होती है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो किसी दूसरी चीज पे फोकस कर रहे हैं सर। वो अपने हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे, हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, ताकि मे भी हो सकता है वो इंडिया से बेटर पोजीशन पे हो। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप टॉप रैंक देखते हो, टॉप 10 टॉप कंट्रीज की जो रैंक देखते हो, टॉप है ना 11 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, तो मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो कहां की है सर? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वो आप देखोगे यूरोप की है ना? क्लियर हुआ? यूरोप की है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, है ना, सिंगापुर तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, नीदरलैंड। ठीक है, सोच के देखो कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट सारे ही देश इसके हमारे यूरोप के हैं। फिर आप देखोगे फिर हमारा ये हांगकांग चाइना में आ जाता है, ये भी हो गया। सिंगापुर की हम बात करें और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये भी एक तरीके से अच्छी खासी रैंकिंग की आती है एचडीआई में। ठीक है ना? चलिए, अब जब मैं बात करता हूं किसकी, कि हम जो है 1 to 0 0 to 1 सॉरी 0 to 1 के बीच में काउंट करते हैं, और जो देश 1 के क्लोज होता है वो एचडीआई में नंबर 1 पे होगा। तो आप देखोगे वेरी हाई किसका आता है, तो जो जिसका नंबर 0.800 से ऊपर आता है तो आते हैं वेरी हाई में। वेरी हाई में कितने आते हैं? तो 69 कंट्रीज आते हैं। फिर मैं बात करूं हाई में, तो ये आता है 0.700, ये भी 1 के क्लोज है, टू 0.799, तो ये भी इसमें 49 कंट्रीज आते हैं। हमारे इंडिया का इधर आता है, हमारे इंडिया मीडियम में आता है ना। हमारा इंडिया जो मीडियम में आता है, जिसकी रैंकिंग अराउंड 0.5502 0.699 है, 42 कंट्रीज आते हैं। और लो की मैं बात करूं तो आप देखोगे, तो लो में आप देखोगे जिन कंट्रीज की जो रैंकिंग है, जिनका जो नंबर जिनका है 0.550 से कम आता है, उनको जो है रैंकिंग, मतलब लास्ट की जो 33 कंट्रीज हैं उसमें आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक्चुअली एक सोर्स है जो हमारा 23-24 का डेटा है इसके अकॉर्डिंग। चलिए, अब यहां पे रीजन की बात करूं मैं कि सर ऐसा क्यों है सर, मतलब ये जो ऊपर के जो टॉप कंट्रीज हैं, ये सर ये जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये जो जितने भी यूरोप के जो देश हैं 69 कंट्रीज जो हैं, इनकी रैंकिंग इतनी हाई क्यों? हर चीज के पीछे रीजन होता है सर, इनके एचडीआई में रैंकिंग क्यों हाई है? तो यार एक बात बताओ, इन यूरोपियंस ने पूरे देश को गुलाम, पूरे दुनिया को गुलाम बनाया, इंडिया को, अमेरिका, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को, किसी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जाके बस गए। इनके यहाँ पे तो जो चीजें हमारे यहाँ पे आज हो रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनके यहाँ पे 200-300 साल पहले हो चुका है। इन्होंने क्या किया? दूसरों को लूट के अपने घर में खजाना भरा है। सिंपल सी बात है, मैं तो बताऊंगा, मैं तो यही बोलूंगा, इनकी जो आज गवर्नमेंट है वो एक तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा कर पाती है, डिफेंस वगैरह पे कम ही खर्च करती है, पब्लिक फैसिलिटीज पे ज्यादा खर्च करती है,
इनकी जो है ना एक जो गवर्नेंस इनका काफी गुड गवर्नेंस है, बिकॉज ये सारी वो चीजें हैं, लड़ाइयां वड़ाइयां सब कर चुके हैं पहले। हमारे पास 10 चैलेंज है यार, हमारे पास बगल में पाकिस्तान है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, अब तो बांग्लादेश भी हमको आंख दिखाता है भाई, है ना। तो हमारा आधा खर्चा तो डिफेंस में ही हो जाता है भाई। पॉपुलेशन इन देशों की बहुत कम है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंज है। डाइवर्सिटी बहुत कम है उनके यहाँ पे, आप सोच के देखो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है। आप इंडिया में आओ यार, इंडिया में डाइवर्सिटी देखो आप, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, अलग अलग कम्युनिटीज हमारे देश में, लैंग्वेज के नाम पे हमारा पूरा समाज बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है हम में और उनमें, तभी आप देखोगे कि वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो पाया। तो आप देखोगे हाई लेवल में जो आते हैं ना, जैसे आप देखोगे कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप एज अ 49 कंट्रीज, तो आप देखोगे हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली इनकी बात हो रही है, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे ये क्यों है इनकी, तो आप देखोगे ये अपनी यहाँ पे पहली बात तो उनकी जो देश में इनकी एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रायोरिटी देती है गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, कंट्रीज विद हायर नंबर ऑफ with higher human development are those where a lot of investments in social sector has been taken place। तो आप देखोगे इनका जो सोशल सेक्टर है, मतलब इनकी हम सोशल सेक्टर की बात करें तो सब कुछ आ जाता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अदर जो चीजें होती हैं वो आ जाती हैं। उनमें आप देखोगे इनकी देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, सोशल सेक्टर पर गवर्नमेंट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और एक तरीके से यहाँ पे गुड गवर्नेंस को भी यहाँ पे बताया जाता है, अच्छा है ना, वेरी हाई की हम बात करें। और आप देखोगे कहीं ना कहीं ये एक टाइम पर इंपीरियल पावर हुआ करती थी, इनके यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम है, सोशल डाइवर्सिटी नहीं है मैक्सिमम। आप देखोगे जैसे यूरोप में जाओगे, मैक्सिमम जो लोग हैं क्रिश्चियंस हैं, सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही भाषा बोलते हैं। आप देखोगे कि इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है, अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है 200-300 साल पहले, 18th-19th सेंचुरी में इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और इनकी सरकार जो है सोशल सेक्टर पर फोकस कर रही है, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये अपने एक तरीके से सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर करती है, गुड गवर्नेंस एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, फिर आप देखोगे हमारी जो 40 कंट्रीज विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप, और इसमें 42 कंट्रीज आते हैं, 42 कंट्रीज आपने देखा अभी। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, तो आप देखोगे कि जो कंट्रीज हैं, पहली बात तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो थी कॉलोनाइज थी भाई, मैं इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें इंडिया भी आता है, मीडियम में इंडिया भी आता है, ये सारी की सारी कंट्रीज कॉलोनाइज थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी कॉलोनाइज कंट्रीज थी, लाइक दे गॉट एन इंडिपेंडेंट। लेकिन हुआ ये कि जब इनको इंडिपेंडेंट मिली तो इनको ऑलरेडी लूटा जा चुका था। जैसे हमारे देश में अंग्रेज जब बाहर गए तो वो बिल्कुल लूट के गए थे, हमें बिल्कुल लूट के गए थे, है ना। एक टाइम पर 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे जीडीपी का हम, और अंग्रेजों के टाइम पर आप देखोगे कि जब वो गए थे तो 1% ही कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे हम। इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो थी कॉलोनीज थी, और आप देखोगे, और ये जो कंट्रीज है इनमें आप देखोगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, सोशल अपराइजिंग बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में भी तो होता है, आप देखो हम लैंग्वेज के नाम पे लड़ते रहते हैं आपस में, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे, आधा पैसा तो डिफेंस में चला जाता है, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर, क्योंकि भाई बगल में पाकिस्तान भी तो बैठा है, ऊपर चाइना बैठा है, इधर वेस्ट में ईस्ट में हमारा वो बांग्लादेश बैठा हुआ है, चारों तरफ हम दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं भाई। हम सोचो थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें, तो हमारी सरकार जो है वो सोशल सेक्टर पर फोकस कर ही नहीं पाती, करती भी है तो आप देखोगे कि डेवलपमेंट धीरे धीरे आपको दिखता है, क्लियर हुआ ना। चलिए, अच्छा, ये 33 कंट्रीज जो यहां पे आपको एक तरीके से लो डेवलपमेंट देखने को मिला, 33 कंट्रीज ऐसी हैं यहां पर लो एचडीआई इंडेक्स है। इसमें सिंपल सी बात है, इन कंट्रीज में जैसे आप देखोगे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जैसे आप देखोगे जैसे आप इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीज आते हैं वो आते हैं अफ्रीका के, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, कोई भी एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वो हमेशा आप देखोगे सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, पॉवर्टी एक मेन फैक्टर हो जाता है ना। या फिर आप बोल सकते हो सिविल वॉर चल रहा है, जैसे आप देखोगे ना मिडिल ईस्ट में जाओगे क्या चल रहा है वहाँ पे, ये वॉर वगैरह बहुत ज्यादा चलता है, ईरान इराक में बात करें हम, बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं यहाँ पे, अलग ही नाइजीरिया की मैं बात करूँ, उनके अंदर ही एक तरीके से अपराइजिंग चलती रहती है ना, फैमाइन वगैरह जैसी सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, और एक तरीके से यहाँ पर आपको बीमारियां वगैरह भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीज आते हैं वो आते हैं हमारे अफ्रीकन कंट्रीज, जो आज भी बहुत ज्यादा गरीब है, क्लियर हो ना। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी पैरा के बारे में, इसके बाद चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड व्हाई पर्टिकुलर रीजन keeps reporting a low or a high level of human development index, it is important to look at the pattern of government expenditure। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई एक यहां पर जब हम बात करते हैं कि भाई किसी भी देश का जो एचडीआई जो है वो हाई है लो है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो किस पैटर्न में जो है एक तरीके से खर्चा कर रही है लोगों पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पैटर्न में हो रहे हैं सोशल सेक्टर में। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ये भी आ जाता है कि भाई आपके देश में एक तरीके से लोगों के पास फ्रीडम कितना है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है वहां पे। जैसे हमारे इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज गुड, लाइक आप देखोगे कि ठीक है हम सबको वोटिंग राइट्स हैं, आप चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन सब सरकार को तो ऐसे ही लताड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स अच्छे खासे दिए जाते हैं।
एक तरीके से वोटिंग राइट्स है हमारे पास, कुछ बोलने का भी अधिकार है, हम एक तरीके से सरकार को भी एक तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो वो सब है। आप देखोगे ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। आप देखोगे जहां जहां हाई लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा गया है, वहां पे आप एक चीज कॉमन पाओगे कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सोशल सेक्टर पे एक तरीके से जनरली इन्वेस्ट करती है। वहां पर आप देखोगे लेस डाइवर्सिटी होती है, वहां पे आप देखोगे एक तरीके से गवर्नमेंट जो होती है स्टेबल होती है, पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होता वहां पे। ऐसा नहीं है कि भाई हर 10 दिन बाद, हर 1 महीने बाद, हर 1 साल बाद सरकार बदल रही है। वहां पे एक तरीके से है ना, जो एक तरीके से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आती, डाइवर्सिटी बहुत कम है, लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, एजुकेशन बहुत सही है, तो वहां पे सरकार जो है वो फोकस कर पाती है अपने लोगों पर। डिफेंस पे ज्यादा खर्च नहीं करना, ये सब तो सारी यूरोपियन कंट्रीज तो नाटो का पार्ट है भाई, इनको कहां खर्चा करना है, वो जो खर्चा होता है इकट्ठा हो जाता है भाई। ये सब इकट्ठे जब भी युद्ध होगा, जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन आएगी, तो जितने भी नाटो कंट्रीज है जो यूरोप में आते हैं वो सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज आल्सो मोर इक्विटेबल। तो आप देखोगे यहाँ पर एक तरीके से इक्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो काफी एक तरीके से इक्विटेबल फॉर्म में होता है। आप देखोगे जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में जाओगे आप, तो वहां पे गरीब कोई नहीं होता। वहां पे एक तरीके, यहाँ पे आप अगर अनएम्प्लॉयड भी हो तो सरकार आपको रोजगार भत्ता देती है एक तरीके से, है ना। एक तरीके से रोजगार भत्ता क्या होता है, यहाँ पे सरकार जो कुछ कुछ पैसा आपको देती रहेगी, दिया जाता है वहां पे जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। वहां पे लोग लेते भी नहीं है सरकार से कि हमें नहीं चाहिए, हम लोग खुद करके मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो समझो थोड़ा सा, इंडिया में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे अपना। और सब सारी सिचुएशन की बात करूं, सब सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक जड़ है भाई, गैस करो क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन अगर कम हो जाए ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। और यहीं पर हमारा इतना खूबसूरत जो चैप्टर था उसका एंड हुआ। आई होप आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भाई अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको, तो आपको ऐप पर जो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो प्लीज लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चले तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।